20 सवाल GS1 में या GS2 में 20-20 आ रहे हैं, तो 20 आपको अच्छे नहीं लिखने हैं, आपको 12-13 क्वेश्चन अच्छे लिखने हैं, 3-4 एवरेज लिखने हैं और 2-3 बिलो एवरेज भी हो जाते हैं। देखा, बोला डैडू अभी शंकर पांडे करके कुछ गया ऊपर। अच्छा। तो फिर मैं ऊपर आया तो देखा सेकंड पोजीशन थी और तब तक तो आंखें जो है ब्लड हो चुकी थी और उसके बाद बगल में रोल नंबर, मैंने कहा मैच कर लूं, तो रोल नंबर मैच होती मेरी आंखों के सामने सफेद हो गया सब कुछ भी पता नहीं था। सही कह रहे हैं आप कि बचपन में मेरी स्कूलिंग अच्छी थी और अपने टॉप 3 में ही रहता था मैं अपने स्कूल में। पहले से मतलब टॉपर की लत लगी मतलब आपको? पढ़ने की लत पहले से है। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। यूपीपीएससी का रिजल्ट आउट हो चुका है, उसी कड़ी में एक टॉपर और हैं प्रेम सर, जिनकी रैंक 2 आई है और प्रॉपर एसडीएम बने हैं। चलिए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही है और साथ ही वो आपको क्या इंसाइट देने वाले हैं। ये वीडियो काफी यूजफुल और बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाली है, क्योंकि रैंक 2 जब आपके सामने सारी चीजें ओपन करेंगे तो एक अलग ही इंसाइट मिलेगा। सर सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। फीलिंग बताएं सर पहले तो। अच्छा ही लग रहा है। जी, अपने बारे में एक बेसिक जानकारी दे, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और साथ ही अटेम्प्ट, मीडियम, वो सारे, और आप कहाँ से आते हैं। देखिए, मेरा नाम प्रेम शंकर पांडे है जी। और अभी जो रिजल्ट आया जैसा कि इन्होंने बताया कि रैंक 2 है। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं प्रयागराज का निवासी हूँ और इंटर करने के बाद मैं एयरफोर्स में टेक्निकल ग्रुप उसमें चला गया था। 2001 से 2021 तक वहाँ पे 20 वर्ष सेवा दी और 2021 में रिटायरमेंट के बाद तैयारी कर रहा था। अभी समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने ही है। ठीक है, आपका मीडियम हिंदी माध्यम का। हिंदी माध्यम का रहा। तो सर आप 20 साल एयरफोर्स में काम किया, अब जा रहे हैं सिविल सर्विस की तरफ। ये जो आपकी मेंटलिटी कैसे बैलेंस कर पाएंगे? लग रहा है कि वो कार्य क्षेत्र और ये कार्य क्षेत्र एक जैसा आपको लगता है या फिर बहुत अंतर आने वाला है? देखिए, अगर थ्योरेटिकल बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ फिक्स प्रिंसिपल पे काम करते हैं, है ना। वो प्रिंसिपल हर जगह वही होते हैं जी। थोड़ा वर्क कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन प्रिंसिपल्स वही होते हैं। और मुझे लगता है कि एक फौजी कोई भी काम बढ़िया बेहतर तरीके से कर सकता है। यस सर, डिसिप्लिन जो आपका रहा है वो वहीं से इस जर्नी में साथ साथ चला है या फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा है यूपीपीसीएस के लिए? नहीं, जो अनुशासन फौज सिखाती है वो आपके जीवन में बहुत आवश्यक है। हाँ, इतना कठोर अनुशासन भले ना हो जी, लेकिन एक अनुशासित जीवन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ओके, अभी आपने आरओ के जो आरओ का काम किया सर, वो कितने महीने करीब? 5-6 महीने? 4-5 महीना हुआ। 5-6 महीने। सर कुछ चेंज लग रहा था वो पिछले काम से यहाँ पे? नहीं, काम में तो नहीं कहूंगा, काम तो वहां भी वैसे ही थे, यहाँ भी वैसे ही है। थोड़ा वर्क कल्चर अलग है ना। जैसे फौज में क्या है कि भाई कोई काम आज सुबह 10 बजे होना है तो 10 बजे होना है। यहाँ पे थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा जैसे कहा जाता है ना, सरकारी काम सरक के होता है। ओके सर, काफी हंसमुख हैं और इनको देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है। इंटरव्यू करने में पहले तो कुछ ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं तो अच्छा लगता है। तो सर पहले आपकी, एक्चुअली इस वीडियो को 2 पार्ट में मैं करने वाला हूँ। एक तो प्रॉपर स्ट्रेटजी ओरिएंटेड होगी, क्योंकि इनसे बेटर आई थिंक नहीं बता पाएंगे लोग, क्योंकि ऑलरेडी ये साबित कर चुके हैं सर कि 2nd रैंक आई है। दूसरा, जो इनका अब तक का प्रोफेशन रहा है उसको बैलेंस करते हुए। तो सर आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आते हैं तो कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका ये पीसीएस में? पीसीएस ये मेरा 6वां अटेम्प्ट था। 6ठा अटेम्प्ट। सर वजह कुछ बताएंगे? वजह ऐसा है कि इंटर के बाद तो हम एयरफोर्स में चले गए थे। हाँ। फिर हमने बीए किया, एमए किया जी। 2009 में एमए जाके कंप्लीट हुआ। 2010 से 2015 तक मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए थे। 6 अटेम्प्ट दिए, है ना। 4 मेंस लिखे, लेकिन कमी रही होगी, कहीं सफलता नहीं मिली। फिर 2018 से जब यूपीपीसीएस का पैटर्न जो है यूपीएससी जैसा हो गया, तो फिर मैं इधर झुक गया कि अभी जो था जी, जो पढ़ा लिखा है, एक बार हो सकता है फिर से हथियार निकालते हैं, काम कर जाए। हाँ। तो 2018 से लगातार मैंने यूपीपीसीएस का एग्जाम दिया, मेंस लिखा लगातार जी। मतलब 6वां मेंस है और लगातार मेंस लिखा इसका। पिछले साल इंटरव्यू तक पहुंचे थे। हाँ। इस साल नहीं सर, काफी यात्रा जो है अंत हो गई। बहुत तगड़ी यात्रा अंत हुई है भाई, सीधे आप आए हो लिस्ट में। सर एक बचपन की चीजों पे आते हैं थोड़ा, उन लोगों को जिनका 10वीं 12वीं में परसेंटेज कम रहता है, उनको फैमिली से ताना मिलने लगता है कि तू क्यों यूपीएससी की तरफ जा रहा है, यूपीपीसीएस की तरफ जा रहा है, वो बड़ी बड़ी चीजें हैं।
तो डल सा है, तो क्या लगता है परसेंटेज कितना मैटर करेगा इस जर्नी में? देखिए Brilliant ऐसा है बच्चा। कि ये परसेंटेज वालों के लिए नहीं है, जी। है ना। आप ये देखिए जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है वो जेई में जाते हैं, एमबीबीएस करते हैं, है ना, और वापस यहाँ जब आते हैं तो उनको यहाँ भी फाइट करनी पड़ती है। यानी ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है, ये आपसे समय मांगता है, लेबर मांगता है, और उसके लिए कहीं ये नहीं लिखा। अभी हाल ही में फिल्म मूवी आई है 12th फेल, तो परसेंटेज तो वहीं पे खत्म हो गया। जो आदमी फेल है वो कर सकता है, तो जिसकी परसेंटेज ठीक ठाक है वो तो कर ही सकता है। ओके, आपके टाइम रूटीन पे सर क्या डेली शेड्यूल रहा है? आप ऑलरेडी एयरफोर्स से आरओ के बाद अब आप एसडीएम डायरेक्ट, तो ये जो रूटीन रहा डेली रूटीन में भी ये हेक्टिक भी रहा हो आपके लिए, बैलेंस करना चैलेंजिंग रहा हो, कैसे मैनेज कर रहे थे उन चीजों को? डेली रूटीन क्या फॉलो किया पढ़ाई में? देखिए डेली रूटीन ये है कि मैं रिटायर तो 2021 में हुआ हूँ, यानी पूरी तैयारी लगभग वो सर्विस के दौरान हुई है। ओके। और फौज में ऐसा है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें आप 11 से 12 घंटे कम आप काम करो। तो देखिए मेरा कहने ये है कि आप अगर जॉब में है, पहले तो मैं जॉब वालों को बोलूंगा, छोटी जॉब हो या बड़ी जॉब हो, आप अपने जॉब से संतुष्ट हो जाइए। यानी जो मिला है उसको सत्य मान लीजिए कि यही है ना। जब आप खुश हो जाते हैं तो आप तनाव मुक्त होते हैं। उसके बाद आप 2 घंटा पढ़ेंगे, 3 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, जो समय आप निकाल पाए। जैसा आपकी, जैसे मैं 2012 में मेरी शादी भी हो गई, तो परिवार को भी समय देना है ना। तो जो भी समय निकालें आप, वो ऐसे निकालें कि जैसे आप पूजा कर रहे हो। मतलब आप जब किताब लेके बैठे हैं तो आपका फोकस, जैसे पूजा करते हैं हम, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो किताबों के प्रति समर्पण होना चाहिए। ओके। तो वो 2 घंटा आपका किसी 12 घंटे से कम नहीं होगा, है ना। ठीक है सर, इतनी लंबी जर्नी के एक्सपीरियंस के आधार पे क्या कहना चाहेंगे? पहले जीएस को कवर कर लेना ठीक है या फिर यूपी स्पेशल को करना ठीक है? अगर यूपी स्पेशल ठीक है तो फिर कुछ ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे हम ऐसा सोचते हैं कि GS1 अलग है, GS2 अलग है, GS3 अलग है। देखिए आप, दिखता है कि आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, वो अलग हैं, लेकिन सब इंसान है। उसी तरह से पूरा सिलेबस एक है। GS1 को GS5 से अलग करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि GS5-6 में जो टॉपिक्स हैं उसमें से उत्तर प्रदेश हटा दीजिए, GS1 2 3 आपको मिल जाएगा। यानी GS1 2 3 को आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखिए तो वो GS5-6 बन जाता है। तो कुछ अलग नहीं है। जब आयोग आज की डेट में क्वेश्चन पूछता है तो GS1 में वो LPG के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो GS3 जैसा लगता है वो, और GS3 में हमें ऐसा लगता है कि सोसाइटी का क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आयोग अलग नहीं कर रहा है तो हमें अलग नहीं करना चाहिए। आप GS1 से GS6 तक की एक साथ प्रिपरेशन कीजिए, जो सिलेबस है उसको याद कीजिए। सबसे पहले तो सिलेबस याद कर लीजिए। सिलेबस आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। जब आप अखबार पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये मेरे सिलेबस का पॉइंट है तो पढ़ूंगा, नहीं है तो नहीं पढ़ूंगा। ओके, ठीक है। यानी आपको, जैसे होता नहीं है कि टारगेटेड अप्रोच रखनी है, रैंडम में कुछ नहीं करना है ना। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जैसे प्री में भी मैं बोलता हूँ कि प्री पास करना सबसे टफ है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम भीड़ उसी में आउट हो जाती है। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात है वो। और प्री मुझे ऐसा लगता है कि सब पढ़ते हैं, रिसोर्सेज वही है, वही पूर्वावलोकन है, वही PYQ लगाना है, वही घटना चक्र है, सब पढ़ रहे हैं वही। मुझे ऐसा लगता है कि जो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, यानी जैसे मेरा कहना है कि आप छोड़ क्या रहे हैं। आप 150 में 146 क्वेश्चन कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप 120 कीजिए, 15-20 गलत कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप छोड़ना सीख लीजिए कि क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अखबार लेके हम 1.5 घंटे पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ डालते हैं। आपको सिलेबस पता होगा तो हो सकता है 20 मिनट में अखबार खत्म हो जाए, क्योंकि अपने टॉपिक से रिलेटेड उसमें से निकाल पाएंगे हम। तो मतलब आपका अप्रोच टारगेटेड होना चाहिए, भटकाव कम से कम होना चाहिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। मैं तो ये कहता हूँ कि प्री की कोई तैयारी नहीं होती है, तैयारी मेंस की होती है। आप मेंस तैयार करेंगे, आपका 60 to 70% प्री भी तैयार हो जाएगा, जो एग्जाम से ओवरलैप करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल तो 1 लाइनर क्वेश्चन भी कम पूछे जा रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यानी मेंस आपका टॉपिक क्लियर होगा, तो आप वो सवाल प्री में कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है मेंस की तैयारी कीजिए फर्स्ट डे से जी। और जब मेंस आपका तैयार हो जाए उसके बाद आप फॉर्म डालिए कि हाँ मुझे अब एग्जाम देना है। यानी फॉर्म भरने से पहले आपका मेंस तैयार हो जाना चाहिए। फिर प्री से पहले आप 1-1.5 महीने 2 महीने पहले करंट अफेयर हो गया, ये सब हो गया, 1 लाइनर थोड़ा देख लीजिए, ठीक है।
और प्री हो जाने के बाद, क्योंकि आपका मेंस तैयार है, आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और जो कुछ भी है उसको आप रिवाइज कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और फिर मेंस लिख के आ जाइए। देखिए कहना आसान लग रहा है, जैसे मैं बोल दे रहा हूँ आज, तो कहना आसान लग रहा है, ये आपको अनुशासन से अपने अंदर लाना पड़ेगा जी। और आप ले आएंगे तो 1 नहीं 2 नहीं 3 आपको सफलता मिलेगी। ठीक है सर, कुछ अगर यूपी स्पेशल की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें जो आपने एक्सेस किया हो, जहां से आपने वो सारी फैक्ट्स, वो योजनाएं, वो सारी चीजें ली हो, या मंथली मैगजीन्स रही हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट, कुछ बताना चाहें? देखिए GS 56 की अगर बात करें तो अभी ताजा ताजा आया था। हाँ। मार्केट में बहुत कुछ नहीं था। हाँ। एक यूथ कंपटीशन की हाँ, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आया था, मैंने उसको लिया था। और एक सारस्वत करके एक आती है, ब्लू कलर में है, तो एक वो लिया था, लेकिन वो उतनी मुझे यूजफुल लगी नहीं। तो मैंने यूथ वाली पढ़ी। इसके साथ में मैंने ध्येय में जो है GS 56 का पढ़ा है, वहां से लिया था। और थोड़ा बहुत जो है एक अनअकैडमी में मुकेश कुमार सिंह जी पढ़ाते थे, तो उन्होंने जो है न्यूज़पेपर का जो है जिस्ट निकाल करके क्या है वो सब करवाया था। 2-3 जो रेफरेंस थे, इन्हीं से जो है GS 56 जो है बहुत अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि मेरा लगभग पुराना सिलेबस कवर था। तो एग्जाम से पहले मैंने GS 56 को लगभग 1.5 महीने जो है बहुत अच्छी मेहनत की थी। अब मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा, तो हो सकता है इसके पीछे उसका भी योगदान हो सकता है। सर, कुछ पेड कोर्स वगैरह आपने लिया था, कोचिंग वगैरह लिया था, या फिर फ्री सोर्स ही यूज? नहीं, देखिए मेरी टोटल जो तैयारी है वो एक तरह से मैं कहूँ तो सेल्फ स्टडी बेस्ड ही है। मैं अनअकैडमी पे मुकेश कुमार सिंह जी का नाम ले रहा हूँ। तो वो 2018 से लेकर 2020 तक मैं सब्सक्रिप्शन था, और उस दौरान मैंने पढ़ाई की थी उनसे, क्योंकि लग रहा था कि थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं जॉब में था तो एक निरंतरता चाहिए थी, एक डिसिप्लिन आ जाए, तो मैं उनके वो देखता था। उसके बाद जो है जब GS 56 आया तो आंसर राइटिंग भी करनी थी थोड़ी बहुत, तो मैंने आंसर राइटिंग का ज्वाइन किया था ध्येय में। उसके साथ में मुझे GS 56 फ्री मिला था। ओके सर, सब्जेक्ट कुछ डाउट ऐसे आ रहे थे, मैंने प्रयागराज भवन के बाहर जब मैंने एक कैंडिडेट से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने पेपर 1 दूसरे लैंग्वेज में लिखा था, पेपर 2 दूसरे लैंग्वेज में लिखा था। कुछ ऐसा भी होता है क्या? आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप दूसरे हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये यूपी PCS में खासियत है, लेकिन मैंने सारा सब कुछ हिंदी में लिखा है। ओके, मतलब हमारे पास हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले भरना होता है या फिर नहीं, आप वहीं पे आप एग्जाम हॉल में डिसाइड कर सकते हैं। आपने जिससे शुरुआत कर दी उसी भाषा में आप उसको खत्म करिए। ओके सर, एक सबसे डरावना क्वेश्चन पूछते हैं उन एस्पिरेंट, उनके जो डाउट है जो पहली बार दे रहे हैं या फिर 1-2 बार जिनका अटेम्प्ट दिए हैं और क्लियर नहीं हुआ है, वो इस बात से डर रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग इस बार बैठने वाले हैं जो रैंक इंप्रूव करेंगे। साथ ही 3-4 बार देने वाले को पास नॉलेज गैप इस बार नहीं होगा, वो नॉलेज गैप नहीं है उनके पास, तो उनसे वो कॉम्पीट कैसे करेंगे, कैसे फाइनल लिस्ट में आएंगे? वो डर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, डरने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले डरने के लिए क्या है, देखिए अगर मैं कहता हूँ आप PCS की एक बात कर लेते हैं जी, तो भाई आपके पास आप नायब तहसीलदार हैं, आप डिप्टी जेलर हैं, आप कुछ तो हैं जी, मतलब कुछ तो हैं, मतलब हैं, ठीक है, आप एकदम बेस लेवल पे नहीं है। तो वही जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भैया पहले संतुष्ट हो जाइए, आप जहां हैं उस चीज को स्वीकार करके खुश होइए। जब आप खुश रहेंगे तो आप अच्छा करेंगे, इसमें कोई तनाव लेके कुछ नहीं होता है। एथिक्स और ऐसे दोनों आपका कैसा रहा? एथिक्स और ऐसे जो रहा है, ये दोनों को कैसे? देखिए, ऐसे में नॉर्मली ऐसे ही 90 वगैरह करीब नंबर पहले मिलते रहे हैं जी। इस बार थोड़ा सा बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं कहूंगा, लेकिन यह है कि थोड़ा बेहतर करने का प्रयास किया गया है। और मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा चेंज मैंने कर दिया हो। इस बार एक ये है कि मैंने पहली बार जो है ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया था, कोटेशन वगैरह लिखने के लिए। बस इतना ही है, अब नंबर आएंगे तो पता चलेंगे। पहले उसके क्या लोग कहते हैं कि टॉपर्स जो होते हैं 1, 2, 3 जो रैंक वाले होते हैं बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, तो उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो आपका बचपन रहा है, आप बहुत ब्रिलियंट रहे हैं पहले से ही या फिर इधर भी छुए हैं पढ़ के? नहीं, ये तो आपने सही पूछा जी। देखिए, मेरा जो स्कूलिंग था, मैं क्लास 5th तक सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ। हाँ। और क्लास 6 से लेकर 12 तक मैं GIC प्रयागराज से पढ़ा हूँ। और सही कह रहे हैं आप कि बचपन में मेरी स्कूलिंग अच्छी थी और अपने टॉप 3 में ही रहता था मैं अपने स्कूल में। पहले से मतलब टॉपर की लत लगी मतलब आपको? पढ़ने की लत पहले से है। हाँ, ये कि उसके बाद एक गैप हुआ, क्योंकि रेगुलर पढ़ाई हुई नहीं, प्राइवेट से BA MA किया। तो और जैसा कहा ना कि भाई इस तरफ आप क्यों झुक गए, तो भाई वो प्रयागराज का असर है, क्योंकि हम प्रयागराज में थे, माहौल वही रहता है। बचपन से देखा था कि भाई एक दिन हम भी बनेंगे, तो जब लगा कि हाँ बनना चाहिए, बन सकते हैं,
तो प्रयास आरंभ कर दिया गया। इतनी लंबी जर्नी के बाद जब आप अपने लिस्ट में नाम देखते हैं, वो भी सेकेंड रैंक पे, वो इमोशन मैं जानना चाहूंगा। और पहली जो कॉल आपको आई या आपने की, उनके रिएक्शन जानना चाहूंगा सर। उस रात की बात बताएं जी। ऐसा है कि मैं बता भी चुका हूँ कि लिस्ट में नाम देखा तो मेरी बेटी मेरे साथ थी, वाइफ जो है सामने बैठी हुई थी। हाँ। तो ये था कि अब आया कि तब आया रिजल्ट। हाँ। तो एक PDF आई, हमारे आरओ मित्र ने जो है भेजी जी। तो उसको मैंने खोला, और खोलने के बाद जैसे होता नहीं कि उम्मीद तो थी कि PDF में इस बार नाम रहेगा, भूतपूर्व सैनिक कोटा भी है, कम से कम अब तो हो जाए। ओके। तो मैंने सीधा कर दिया भाई नीचे से ही देखते हैं, कहीं होगा नाम। तो जब मैंने ऐसे बढ़ाया उसको, तो बेटी जो है, बच्चे थोड़ा फोकस्ड होते हैं ना, और उनको और किसी से मतलब नहीं है, तो अपने डैडी का नाम ढूंढते हैं। तो उसने देखा, बोला डैडू अभी शंकर पांडे करके कुछ गया ऊपर। अच्छा। तो फिर मैं ऊपर आया तो देखा सेकंड पोजीशन थी, और तब तक तो आंखें जो है ब्लड हो चुकी थी। और उसके बाद बगल में रोल नंबर, मैंने कहा मैच कर लूं। तो रोल नंबर मैच होती मेरी आंखों के सामने सफेद हो गया सब कुछ भी पता नहीं था 2-4-5 मिनट तक। और बिटिया ने मैं वाइफ को बताया, मैम का रिएक्शन क्या? तो भाई 12 साल उन्होंने बहुत तप और तपस्या की है, त्याग दिया है जी। तो वो भी रोने लगी और बहुत देर तक रोई। और फिर मैंने घर पे बताया, मम्मी को बताया, बस इतना ही बोल पाया, SDM बन गया। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाया, फोन कट कर दिया। ओके। तो वहां पे भी वही हाल था, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर हो रहा है। लेकिन ठीक है, ये खुशी है क्योंकि एक लंबा, मतलब सबने देखा है कि भाई इतने दिनों से लगा हुआ है, सब कुछ है जी। तो मॉक टेस्ट और कुछ सप्लीमेंट की बात करते हैं सर, जो सब्जेक्ट के साथ साथ पैरेलल आपने सबको पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक है, सब जानते हैं जी जी। उनके साथ कुछ जो सप्लीमेंट्स हम यूज करते हैं कि भाई हमें अगर बेस्ट आंसर लिखना है तो कुछ वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, तो वैल्यू एडिशन या सप्लीमेंट्स जो रहे आपके, वो क्या क्या रहे, सब्जेक्ट वाइज मैं जानना चाहूंगा। देखिए ऐसा है कि बुक्स बिल्कुल जैसा आपने कहा कि सब जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत है और सब वही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं इसमें एक लाइन कहूंगा केवल कि एक रिसोर्स रखिए बस। देखिए आपको 100% नहीं करना है, प्री में 150 सवाल आ रहे हैं तो आपको 150 नहीं करने हैं जी। अगर वहां पे क्या कहते हैं कि 20 सवाल GS1 में या GS2 में 20-20 आ रहे हैं तो 20 आपको अच्छे नहीं लिखने हैं, आपको 12-13 क्वेश्चन अच्छे लिखने हैं, 3-4 एवरेज लिखने हैं और 2-3 बिलो एवरेज भी हो जाते हैं। सबके साथ होता है ऐसा ही। कुछ लोग हैं 5-6 ही अच्छे लिख पाते हैं, उनके 10-12 एवरेज हो जाते हैं, और कुछ है वो 10-12 अच्छे लिखते हैं और 4-5 जो है 5-6 एवरेज लिखते हैं। तो आपको उस कैटेगरी में आना है कि मैं 12-14 अच्छे लिखूं, बाकी है। तो इसके लिए आपको 50 रिसोर्स नहीं पढ़ना है, आप कोशिश कीजिए कि एक रिसोर्स रखिए और उसी रिसोर्स को 10 बार पढ़िए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2010 से लेके 2024 तक जी मैंने रिसोर्स एक ही रखा है लगभग। और उस भाई अपने आप ऑटोमेटिक इतना रिवीजन हो गया होगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसको इतनी बार पढ़िए। मैंने 14 साल में पढ़ा, आप 1 साल में उसको 10 बार पढ़ डालिए, इतना आप कीजिए। रिसोर्स सीमित रखिए, एक नहीं कह रहा हूँ, सीमित रखिए। अब होता क्या है कि प्रयागराज में गए घूमने के लिए, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, देखिए एक किताब उठा रहे हो, अब आपके पास बढ़ता जा रहा है, किसी का आप पूरा पढ़ नहीं पा रहे हो जी, तो कोई मतलब नहीं है। जिस चीज का आप रिवीजन नहीं करोगे वो कभी आपका नहीं होगा, वो कभी आपको याद नहीं होगा। ठीक है, आपने AI का यूज किया था, चैट GPT जो है वर्ड, क्या इसको मेंस में हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, वहां से कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा जी, लेकिन कुछ आप चैट GPT पे जब आप एग्जैक्ट टाइप करेंगे अपने क्वेश्चन को, आप रैंडम टाइप करेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा आंसर ना आए जी, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है आप उसको एग्जैक्ट टाइप करेंगे तो एक बहुत बढ़िया तो फ्रेम्ड आंसर आप उसमें आता है। मैंने बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं यूज किया, लेकिन उसमें यूज किया है। उससे भी ज्यादा मैंने मेन से ज्यादा इंटरव्यू के समय यूज किया है। मुझे लग रहा था कि मैंने सोचा कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं, मैंने उन सब क्वेश्चन को जो है उसमें टाइप किया और वो आंसर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने इनपुट का काम किया है। वो जो बुलेट्स पॉइंट उसमें मिलते हैं उसे सेटिस्फाइड थे आप? बहुत अच्छा, आई थिंक। नहीं देखिए सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा इनपुट आपके इनसाइट आपको मिल जाता है, इनसाइट मिल जाता है और मतलब आप बहुत कम समय में अपने जो है डाउट है उनको क्लियर कर सकते हैं उसमें। ओके, लास्ट मैसेज, आपके मन की बात वो जानना चाहूंगा। आपके अब तक के लाइफ में कोई ऐसी घटना या मोमेंट रहा हो जो आज भी आपको लगता है कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, तो वो दुखदाई रहे हो, अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए सुख और दुख ये सब आते जाते रहते हैं, ठीक है। सुख तो कम ही आते हैं, दुख ज्यादा आते हैं, क्योंकि जीवन है ही है स्ट्रगल, जीवन तो संघर्षों का नाम है, नो डाउट सर, है ना।
तो आराम तो तभी मिलता है जब आप चंदन की लकड़ी पे लेटते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया, ऐसा है कि सुख दुख आते जाते रहेंगे। आप अगर कुछ पाना चाहते हैं तो उसकी तरफ आप प्रेरित रहिए, समर्पित रहिए और लगातार लगे रहिए। मैं एक लाइन और अपने दोस्तों से कहता हूं कि बराक ओबामा अगर 45 साल में प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या जो बिडेन को सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं 80 साल में नहीं बन सकता। तो सबका समय आता है। अपने यहाँ एक कहावत है कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप कर्म करते रहेंगे। जब आप कर्म करना ही छोड़ देंगे तो फिर जहां है आप यथास्थिति को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, कोई कुछ ऐसी बात एज ए टॉपर आप सजेस्ट करना चाहे जो मैं ना पूछ पाया, अपने मन की कुछ ऐसी बातें हों, वो कुछ अगर शेयर करना चाहें उन एस्पिरेंट से जो 24 को टारगेट करने वाले हैं? देखिए, जो 24 को टारगेट कर रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि जो अभी मैं जिस्ट बता देता हूं, जो इस दौरान मैंने कहा है कि आप अपने रिसोर्सेज को सीमित रखिए, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आंसर राइटिंग के बारे में एक मिथ है कि हमें आंसर राइटिंग 1000 10,000 क्वेश्चन करने चाहिए। आपको आंसर राइटिंग उतनी करनी चाहिए कि आप 2 घंटे 45 मिनट में 20 क्वेश्चन लिख लीजिए। 4 दिन लगातार सुबह शाम करके आप आंसर लिख लीजिए। अगर आप पेपर को कंप्लीट कर ले रहे हैं और 4 दिन लगातार लिख ले रहे हैं, इतना स्टेमिना है, तो मुझे लगता है आपको अपने मटेरियल पे काम करना चाहिए। आंसर राइटिंग, क्योंकि आप जो आंसर लिख के जाएंगे कोई जरूरी नहीं कि भाई आंसर आप लिखें। हाँ, आंसर राइटिंग आप जैसे 2018 से 2023 तक के पेपर हो चुके हैं, उनकी आंसर राइटिंग आप जरूर करें और अपने ऊपर विश्वास रखें कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट सर। मैं उम्मीद करूंगा सर आप जहां भी जाएं आप बेस्ट अपना एफर्ट दें। होप गाइड ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो वो भी कमेंट करें ताकि मैं अगले टॉपर से पूछ पाऊं। सर को विशेष दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर कोई कमी हो वो भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड थैंक यू सर। थैंक यू।